मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने पापा की मौत के बाद आज उनके ऑफिस में उनके बॉस के सामने बैठी हुई थी। अभी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने बैठा आदमी मुझे बड़े ध्यान से देख रहा था। उम्र में वह 42 से 47 के लगभग था। वह आदमी कहने लगा कि आपके पापा की अचानक से हार्ट अटैक से होने वाली मौत का सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन देखिए मिस रिया, आपके पिताजी की मौत पर हम जो कुछ कर सकते थे वह मेरा ड्राइवर आपको चेक की सूरत में आपके घर में दे चुका था। उस आदमी ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मैं सिसकियों से रो रही थी। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था और उनकी अचानक से होने वाली मौत ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी थी और घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर ही आ पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़कर अपने होंठों से लगाया था। बस कुछ ही घूंट पीकर अपना सूखा गला गीला किया था ताकि उससे बात कर सकूं। मैंने कहा कि मैं जानती हूं, मगर मैं आपसे यहां पर मदद मांगने के लिए नहीं आई हूं। देखिए, मैं एमबीए कर रही हूं और अब बस आखिरी का एक सेमेस्टर ही बाकी बचा है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे मेरे पापा की जगह नौकरी दे दें। ये कहने के बाद मैंने अपने पास से अपने दस्तावेज की फाइल निकाली और उस आदमी के सामने रख दी। साथ ही साथ मैं अपने आंसू भी पोंछ रही थी। उसने एक नज़र मेरी फाइल की तरफ डाली और फिर फाइल वापस मुझे पकड़ा दी। वह कहने लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। मिस रिया, आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह कहने लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पिताजी काफी सालों से हमारे ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए मुझे आपके दस्तावेज देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पिताजी की जगह नौकरी कर सकती हैं और आपको वेतन भी मैं उतना ही दूंगा जितना कि आपके पिताजी को देता था। ये सुनकर मैं बेहद खुश और राहत महसूस कर रही थी कि अब मेरे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए उठी तो वह आदमी कहने लगा कि मिस रिया, आपको आइडिया तो है ना कि हम यहां पर क्या काम करवाते हैं। जाहिर है आपके पिताजी ने यहां काम किया है तो आपको जरूर पता होगा। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पापा यहां पर क्या काम करते थे और क्या नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिस में ऑफिस का ही काम करते होंगे। इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे ही हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी ने बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे सिर से पांव तक घूरा था। फिर एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई थी। वह कहने लगा कि अच्छा मिस रिया, फिर तो मुझे आपको बिल्कुल भी मार्गदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, देखिए सर, मैंने आज तक नौकरी नहीं की है, इसलिए कुछ ना कुछ तो आपको मुझे मार्गदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नौकरी का कोई भी अनुभव नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ध्यान से मेरे चेहरे की तरफ देखा था। फिर कहने लगा कि जी क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची थी कि तभी उसने मेरा नाम पुकारा था। उसके पुकारने पर मैंने पीछे पलटकर देखा तो वह मुझसे कहने लगा कि जैसे कपड़े आप पहनकर आई हैं, ये हमारे ऑफिस की मांग पर पूरे नहीं उतरते। मैंने एक सादा सा सलवार सूट पहन रखा था। मैंने कहा कि आज तो मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए आई थी, मैं इस चीज का आगे से ख्याल रखूंगी। ये कहकर मैं वापस घर आ गई थी। मेरे पापा और मेरी माँ में बेतहाशा प्यार था। जब से मेरे पापा की अचानक हार्ट अटैक से मौत हुई थी, मेरी माँ तो बिस्तर से ही लग गई थी। जब मैं घर पहुंची तो छोटी बहन मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो कहने लगी कि दीदी, माँ की दवाई खत्म हो चुकी है और माँ का बीपी है कि कम ही नहीं हो रहा। वह अब भी बीपी मशीन से मेरी माँ का बीपी चेक ही कर रही थी। मेरी नज़र अपनी माँ की तरफ पड़ी थी। मैंने कहा कि तुम जल्दी से यह पैसे पकड़ो और माँ की दवाई लेकर आओ। माँ का ख्याल मैं रखती हूँ। घर से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था, जहां मैंने अपनी बहन को दवा लेने के लिए भेज दिया था। हम सिर्फ 2 बहनें थीं, भाई एक भी नहीं था। मेरी छोटी बहन ने फौरन से पैसे लिए और मेडिसिन की लिस्ट लेकर बाहर चली गई थी। मैंने माँ को उठाकर बिठाया। अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि माँ, अगर आप यूं ही दिल छोटा करके बैठे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे पास तो आपके अलावा और कोई भी नहीं बचा। भगवान के लिए अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही खुद को संभाल लें
अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर आप अपने आप को संभालने की कोशिश करें। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि रिया, अचानक से मिलने वाले सदमे कहाँ जल्दी भुलाए जाते हैं। किसी का अचानक चला जाना दिल को लग जाता है। अब ये गम तो समय के साथ ही जाएगा। ना बेटा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। ये मेरे बस से बाहर की बात है। मेरे लिए 2 जिम्मेदारियां थी, एक तो जॉब करना, दूसरा घर को भी संभालना, क्योंकि छोटी बहन मुझसे छोटी और अभी वह 11वीं क्लास में ही पढ़ती थी। कुछ ही देर के बाद वह दवाइयां लेकर आ गई थी। मैंने अपनी माँ को दवाई खिलाई और सुला दिया। फिर मैं किचन में चली गई। खाना बनाकर मैंने सारे काम निपटाए। जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मेरे पास कोई भी और कपड़े नहीं थे और मुझे यह समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कल क्या पहनकर जाऊं। मुझे तो शुरू से ही बहुत ही सिंपल रहने की आदत थी, इसलिए मैं कपड़े भी बहुत ही सादा तरीके के खरीदती थी। लेकिन अब जॉब के हिसाब से न जाने वहां पर मुझे किस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे, मैं यही सोच रही थी। फिर अपनी अलमारी के कपड़े उलट-पुलट करने के बाद मुझे ऑफिस के हिसाब का एक ड्रेस नजर आ गया था। वह हल्का काला रंग का कुर्ता था। मुझे यह ड्रेस ऑफिस के हिसाब से एकदम सही लगी थी, लेकिन जब मैं वह ऑफिस पहनकर गई तो मेरे बॉस ने मुझे ध्यान से देखा और कहने लगा कि यह सब चीजें यहां नहीं चलती। मैंने कहा कि मैं समझी नहीं सर, कि इन कपड़ों में आखिर क्या समस्या है। वह आदमी मेरे पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि मिस रिया, मुझे लगता है आपके पिताजी ने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सब कुछ अब मुझे ही बताना पड़ेगा। देखें मिस रिया, हमारे ऑफिस में जब हमें डील करनी होती है तो हमें दूसरे देश भी जाना पड़ता है, और जाहिर सी बात है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। और उस समय हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ऐसे घरेलू टाइप के कपड़े पहनकर नहीं जाती। वह अपना लुक कुछ आधुनिक दिखाती है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रही होंगी। उसके अर्थपूर्ण बातों को मैं समझ चुकी थी। वह फिर कहने लगा कि आप एक बार ऑफिस की महिला स्टाफ को देखें। क्या किसी भी लड़की ने ड्रेस के साथ दुपट्टा ले रखा है, या उसने ऐसे तुम्हारी तरह लंबा सा कुर्ता पहन रखा है? ये बात सच थी कि जितनी भी लड़कियां यहां काम कर रही थी वह बहुत ही तंग और फिटिंग के कपड़े पहने नजर आ रही थी। कोई जीन्स टी शर्ट पहने हुई थी तो कोई आधे ब्लाउज की साड़ी पहने हुई थी। वहां के काम करने वाली स्टाफ कम और मॉडल ज्यादा लगती थी। ऐसा लगता है कि जैसे वह लोग अपनी मॉडलिंग करने आती हैं। मेरे पापा बेशक इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल एक घरेलू माहौल दिया था। हमने आज तक कभी कोई बेहुदा फैशन नहीं किया था, इसलिए मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि यह नौकरी मेरी पसंद या समय बिताने का जरिया नहीं थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर अपनी चेकबुक निकालकर एक चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा कि शायद पैसों का मसला है। देखिए, अगर पैसों की समस्या है तो आप मुझे साफ कह सकती हैं। फिर उसने मुझे 25,000 का चेक थमा दिया और कहने लगा कि आप अपने लिए मेरे ऑफिस के हिसाब से ड्रेस खरीद लेना। जैसा कि तुम देख रही हो कि मेरे ऑफिस की लड़कियां पहने हुई हैं। कुछ दिन बाद ही आप मेरे साथ सिंगापुर जा रही हैं, एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तो मुझे ऑफिस के काम की समझ भी नहीं आई थी और यह आदमी मुझे सिंगापुर ले जाने की बात कर रहा था। मैंने कहा कि इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो अभी काम के बारे में ठीक से मालूम भी नहीं। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला कि मैं आपके साथ हूं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ क्या काम करना है। मैं इतनी सीधी ना थी कि अकेली अपने बॉस के साथ सिंगापुर चली जाती। मेरा दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ही गुस्से से मुझे देखा था और कहने लगा, मिस रिया, या तो आप जॉब कर लें या फिर आप अपने घर को संभाल लें। फैसला आपके अपने हाथ में है। लेकिन देखो, मुझे किसी भी काम के लिए इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे तरीके से करनी होगी, वरना आप जा सकती हैं।
मैं कुछ भी कहे बिना ही वह चेक लेकर बॉस के केबिन से बाहर आ गई और अपने केबिन में आकर मैंने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया था। ये काम इतना आसान ना था जितना मैं समझ रही थी। मुझे तो लगा था कि बस बॉस के रोज के रूटीन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। कब उनकी मीटिंग कहाँ है मुझे यह बताना पड़ेगा, लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा या फिर फाइल्स वगैरह चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन यह काम तो बिल्कुल अलग सा था। खैर, ये मेरी मजबूरी थी। छुट्टी के समय में घर आ गई और खाना वगैरह खाकर मैं बाजार चली आई। मैंने वैसे ही ड्रेस खरीद ली जैसे कि ऑफिस की लड़कियां पहने होती हैं। मैं पहली बार ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस जाने लगी तो मेरी माँ मुझे ध्यान से देखने लगी और कहने लगी कि रिया, तुमने ये क्या पहन रखा है? बाहर लोग देखेंगे तो 1000 बातें बनाएंगे। उस समय मैंने टाइट जीन्स और छोटा टॉप डाल रखा था। मेरी माँ कहने लगी कि रिया, इस तरह के कपड़े शरीफ लड़कियों पर शोभा नहीं देते। लोग क्या कहेंगे कि बाप की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और बेटी ने इस तरह के कपड़े पहनने शुरू भी कर दिए। मैंने कहा कि माँ, मैं क्या करूं? फिर ऑफिस की आवश्यकता है, लोगों को देखूं या फिर घर के हालात को? यह सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि ऐसा करो, यहां से तुम अपने ऊपर कोई शॉल ओढ़कर चली जाओ, ऑफिस में जाकर उतार लेना। मुझे अपनी माँ की यह बात ठीक लगी और मैंने अपने ऊपर एक बड़ी सी शॉल डाल ली और वह शॉल ऑफिस में जाकर उतार कर रख दी। पहले दिन मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। पहली बार मैं बिना दुपट्टे के यूं जीन्स टॉप में घर से बाहर निकली थी। आज जब बॉस ऑफिस में आए तो उन्होंने एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली थी और आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन एकदम ही उनके पांव रुके थे। उन्होंने दोबारा से पलटकर मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए मेरे केबिन के पास आए और कहने लगे कि रिया, आज आप परफेक्ट लग रही हैं। मुझे उनकी तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, यह सब मेरी मजबूरी थी। पूरा दिन मेरा व्यस्त गुजरा था। जब ऑफिस का समय खत्म हो गया तो मैं वापस जाने के लिए शॉल पहन चुकी थी। उसी समय मेरे बॉस भी अपने रूम से बाहर आए थे। मुझे इस तरह शॉल में लिपटे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोले और मेरे पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे कि 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, आप तैयार रहिएगा। आज तक मैं कभी अपनी माँ के बगैर दूसरे शहर तक नहीं गई थी और अब देश से बाहर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि नहीं, यह सब ठीक नहीं है। तुम इस तरह अकेले दूसरे देश कैसे जा सकती हो? मैंने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपको तो पता है ना, नौकरी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और अभी तो मेरा सेमेस्टर पूरा भी नहीं हुआ है, वह तो बीच में ही छूट कर रह जाएगा। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और अगर मिल भी जाए तो इतना अच्छा वेतन नहीं मिलेगा। यह सब सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह कहने लगी कि जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो हमें परवाह ही नहीं होती थी किसी चीज की। वह हमारे लिए एक छायादार वृक्ष की तरह थे। अब तो लगता है कि जैसे हम तेज धूप में आकर खड़े हो गए हैं। मैं चाहकर भी तुम्हें मना नहीं कर सकती। खैर, 4 दिन बाद मैं सिंगापुर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। ऑफिस से ही मुझे बॉस के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। ये मेरा पहला सफर था जो मैं दूसरे देश का कर रही थी। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैं जैसे ही प्लेन में बैठी तो मेरे बराबर वाली सीट बॉस की थी, जहां पर वह आकर बैठ गए थे। वह मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। फिर कहने लगे कि रिया जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बार आप सफर कर रही हैं ना, जब आदत हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सिंगापुर पहुंचकर वह मुझे एक शानदार होटल में ले गए थे। मेरा कमरा अलग था। वह कहने लगे कि आप आराम करें, कल शाम तक तैयार रहिएगा, हमें मीटिंग के लिए जाना है। मैं अपने कमरे में आ गई थी, लेकिन मैं बहुत परेशान बैठी हुई थी कि तभी कुछ ही देर बाद एक वेटर मेरे कमरे में आया और एक पैकेट मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगा कि यह आपके बॉस ने दिया है, ये ड्रेस आप रात को पहनकर तैयार रहना। मैंने जब वह पैकेट खोला तो उसके अंदर रखी हुई चीज को देखकर शर्म से मेरी आंखें झुक गई थी।
वह बहुत ही बेहुदा सा ड्रेस था। अगर मैं मना करती तो फिर से सवाल मेरी नौकरी पर आ जाता। मैं इतना तो समझ गई थी कि मैंने अगर अपनी बहन का भविष्य बनाना है, अपनी माँ की देखभाल करनी है, तो मुझे यह ड्रेस तो पहननी ही पड़ेगी। अपने घर वालों के खर्चे उठाने के लिए मुझे यह बलिदान देना ही पड़ेगा। यही सब सोचकर मैंने वह ड्रेस पहन ली थी। मैं 7 बजे अपने रूम से बाहर आई तो उसी होटल के रेस्टोरेंट में मीटिंग थी। जब मैं वहां पहुंची तो अचानक जब बॉस की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह अपनी आंखें झपकाना भूल गए थे। उसके साथ बैठे दूसरे मर्दों की नज़रें भी बहुत ही बोल्ड थी, जो मेरे ऊपर उठ रही थी, और उनमें से कुछ दूसरे देशों के थे। मैं अपने आप में सिमटने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी बॉस ने अपना बाजू बढ़ाकर मुझे अपने पास लगाया और अपना हाथ फैलाकर मेरे दूसरे कंधे पर रख दिया। फिर मेरा परिचय करवाने लगे। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं था और वह बॉस मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन यह सब करना मेरी लाचारी थी जो मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। जब तक मीटिंग जारी रही, उन सब की नज़रें मुझ पर ही टिकी रहीं। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने मुझे खुशी से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है। मैं हैरान थी क्योंकि व्यापार के बारे में तो वहां कोई भी बात नहीं हुई थी। बॉस ने कहा कि इस बार मैं आपको बोनस बहुत अच्छा दूंगा। मैं परेशान थी कि वहां तो सिर्फ सामान्य सी बातें ही हो रही थी, कोई भी कारोबारी की बात नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ 12 दिन ही ऑफिस में काम किया था और वहां पर मुझे अभी तक काम के बारे में समझ नहीं आई थी कि आखिर यहां पर होता क्या है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। बॉस फोन पर मुझसे कहने लगे कि बस 2-3 दिन और मीटिंग है, उसके बाद हम भारत चले जाएंगे। मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और अपनी माँ से बातें करने लगी क्योंकि मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वह मुझे फिर भी यही कहती रही कि अपना ख्याल रखना। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे कमरे पर फिर से दस्तक हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक वेटर वहां मौजूद था। मेरे सामने उसने एक जूस रख दिया कि यह आपके लिए है। साथ में एक टेबलेट भी थी। मैंने कहा कि यह किस लिए? तो वह कहने लगा कि आपके बॉस ने कहा है यह सिर दर्द की दवाई है, इसे ज़रूर खा लेना ताकि कल तक आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएं। वाकई मेरे सिर में दर्द था क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही व्यस्त गुजरा था। मैंने वह दवाई जूस के साथ खा ली और फिर सो गई। उस रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मुझे बिल्कुल होश न था। जब सुबह मैं उठी तो मुझे अपने आप कुछ थका सा लग रहा था। मेरा सिर बेहद भारी हो रहा था। जितने दिन मैं होटल में रही थी, हर रात मेरी यही हालत होती रहती थी। इन 3 दिनों में मुझे यह लगा कि जैसे मेरे शरीर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। मैं बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। ना जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है। 3 दिन बाद ही हम भारत वापस आ चुके थे। बॉस ने कहा था कि आप 1-2 दिन की छुट्टी कर लो और मुझे भी यही ठीक लगा था। लेकिन जब मैं 2 दिन के आराम के बाद तीसरे दिन ऑफिस गई तो बॉस ने मुझे एक चेक दिया जिस पर लिखे पैसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह पूरे 4 लाख का चेक था। बॉस कहने लगे कि तुम्हारा बोनस है। मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया है। कुछ भी तो नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे आपके व्यापार के बारे में अब तक समझ नहीं आया है कि आप काम क्या करते हैं। मैंने तो आपको वहां पर किसी से कोई भी डील करते नहीं देखा था और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते देखा था। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा था। कहने लगा कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है मैडम, सब कुछ वही होता है। हमारी डील ऐसे ही चलती है। ये सब आपकी समस्या नहीं है। बस आप आम खाएं, गुठलियां मत गिने। मेरी माँ ने जब वह 4 लाख का चेक देखा तो वह खुश हो गई थी। कहने लगी कि यह चेक तो मैं यूं ही रख लूंगी, तुम्हारा दहेज बनाने में काम आएगा। लेकिन उसके बाद तो जैसे यह सिलसिला शुरू हो गया था। अभी सिंगापुर से आए हुए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि बॉस कहने लगा कि मिस रिया, इस बार हम कनाडा जाएंगे। वहां 3 दिन का मीटिंग है। अब तो हर हफ्ते का यह रूटीन बन गया था। कभी वह मुझे थाईलैंड ले जाता, कभी पेरिस तो कभी ऑस्ट्रेलिया लेकर जाता था। लेकिन ना जाने क्यों जब से मैं उनके साथ जाने लगी थी, मुझे अपने अंदर एक कमजोरी महसूस होने लगी थी।
एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए मेकअप कर रही थी जब मेरी बहन ने मुझसे कहा कि दीदी, जब से आपने जॉब शुरू की है और आप बाहर के देशों में जाने लगी हैं तो आपके चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं चलती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी। मेरा सांस फूलने लगता था। मेरे चेहरे की रंगत पहले जैसी गोरी नहीं रही थी, बल्कि फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन मेरे पास पैसे अब अच्छे खासे आ चुके थे। लेकिन मुझे अभी तक यह समझ नहीं आती थी कि इन 3 महीने में ऑफिस में काम होता क्या है। आज मेरी छुट्टी थी और बॉस ने भी कहा था कि आज ऑफिस में मत आना, लेकिन मेरा दिल घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिस ही चली जाती हूँ। जब मैंने ऑफिस के अंदर कदम रखा तो सारा का सारा स्टाफ बॉस के कमरे में मौजूद था। मुझे अपने बॉस के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे वह किसी को डांट रहा हो। पूरा स्टाफ ऐसे खड़ा था जैसे कि सबको सांप सूंघ गया हो। मैं अपने केबिन में बैठने की बजाय बॉस के कमरे के पास खड़ी हो गई थी। सब लोग ऑफिस के अंदर मौजूद थे, सिर्फ मैं ही बाहर थी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एक ऐसी बात सुनाई दी जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं फौरन से पीछे हट गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वहीं से वापस पलटकर अपने घर चली गई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरा दिल फट जाएगा, मेरी जान अब भी के अब भी निकल जाएगी। ये कैसी सच्चाई थी जो मेरे ऊपर आज खुली थी। मुझे नहीं पता था कि कितना घिनौना काम इस ऑफिस में होता है। फिर मुझे यह भी याद आने लगा कि मेरे पापा भी इसी ऑफिस में काम करते थे। क्या मेरे पापा भी इसी पाप के हिस्सेदार थे? ये सोचकर तो मेरा दिल यूं था कि जैसे अभी बंद हो जाएगा। मेरे आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, एक पल के लिए भी रुक नहीं रहे थे। आज मुझे अपने पापा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ही आज मैं इस दलदल में फंसी हुई थी, क्योंकि मेरे पापा भी इसी घिनौने काम का एक हिस्सा थे। ना जाने मेरे पापा ने भी कितनी मासूम लड़कियों का सौदा किया था, और ये सोचकर ही मेरा दिल कांपने लगा था। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालूं। फिर मेरे पास एक ही ऐसा तरीका था जिससे मैं खुद को इस दलदल से आज़ाद करा सकती थी। अगले दिन मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से ऑफिस गई थी। मैंने बॉस पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूं। मैंने अपना पर्स पर एक छोटा सा कैमरा लगा लिया था, जो कि बिल्कुल भी नजर नहीं आता था। जानबूझकर मैंने अपना पर्स बॉस के कमरे में रखा और खुद बाहर आ गई। मेरा बॉस लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो बनाकर उन वीडियो को बेचता था, और उसे इस काम के लाखों रुपए मिलते थे। वह लड़कियों को बाहर के देश लेकर जाता और फिर विदेशी मर्दों के साथ उनकी वीडियो बनाता था। मैंने उसके ऑफिस के रूम में वह कैमरा रख दिया था, जिसमें उसने अपने सारे कारोबार के बारे में फोन पर किसी को बताया था। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। फिर मैं कुछ घंटे के बाद बहाने से बॉस के कमरे में गई थी और कहा कि सॉरी सर, मेरा पर्स यहाँ पर छूट गया था। मैं वह पर्स उठाकर अपने साथ ले आई थी और वह सारी वीडियो अपने पास सेव कर ली। रात के समय मैंने वह सारी वीडियो अपने बॉस के नंबर पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद मेरे बॉस की कॉल आई थी। मैंने वह कॉल अटेंड की तो वह गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा कि ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा कि बदतमीजी तो वह थी जो आपने मेरे साथ अनजाने में की थी। किससे पूछकर आपने मेरी इज्जत का सौदा किया और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हुई वीडियो बनाई। अगर आपने मेरी एक भी वीडियो सार्वजनिक की तो मैं आपकी वीडियो दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी। मैं आपकी इज्जत की अर्थी निकाल के रख दूंगी। मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगी। यह सुनकर मेरा बॉस बुरी तरह से घबरा गया था। वह कहने लगा कि ऐसा मत करना। मैं जानती थी कि वह अपनी झूठी इज्जत का भ्रम जरूर रखेगा। मैंने कहा कि मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगी। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो उसने मेरी सारी वीडियो मेरी आंखों के सामने डिलीट कर दी थी। मैंने कहा कि मुझे यह काम नहीं करना, और अगर कभी भी तुमने मुझे दोबारा इस काम के लिए मजबूर किया तो मैं तुम्हारी वीडियो सबके सामने ले आऊंगी। यह कहकर मैं उसके ऑफिस से बाहर निकल आई थी। मैं जानती थी कि वह अपनी झूठी इज्जत का भरम जरूर रखेगा और अब मेरे पीछे नहीं पड़ेगा।
क्योंकि मेरे पास उसकी कमजोरी थी। और फिर मैंने कहीं और नौकरी कर ली और अपनी बची कुची इज्जत के साथ हलाल के पैसे कमाने लगी। इस नौकरी की तनख्वाह पहले वाली तनख्वाह से बहुत कम थी, लेकिन इज्जत की कमाई थी। अनजाने में जो गलत काम करके मैंने पैसा कमाया था, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी बहन अब 21 साल की हो चुकी थी और मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी, लेकिन मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। मेरी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है कि शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने होने वाले पति को धोखा नहीं दे सकती थी। और अगर मैं सच्चाई बताकर शादी करती तो कोई भी गैरतमंद इंसान मुझसे शादी नहीं करता। और फिर मैंने अपनी बहन की शादी के बारे में सोचा और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल भी गया और मैंने उसकी धूमधाम से शादी कर दी। अब मैं और मेरी माँ अकेले घर में रहते हैं। मैं काम पर जाती हूँ और मेरी माँ घर पर अकेली रह जाती है। मेरी माँ का बस एक आखिरी सपना है कि मैं भी अपने घर की हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। इसीलिए मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। दोस्तों, क्या मुझे मेरे साथ हुए जुल्म को लेकर आवाज उठाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।